सो देखो यार, तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो उसको हम अभी इतने इजीली डिस्कस करेंगे, और जितने भी फार्मूलाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट, ओके, एंड अदर्स जो भी एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड जेई के लिए भी, ये मतलब आपका काम चल जाएगा क्लियर। लेकिन नीट के लिए सबसे मतलब जो भी नीट के इससे बाहर नहीं आएगा, क्लियर गाइस। नीट का जो भी क्वेश्चन है आप करके देख लेना, जितना जल्दी हो सके यार क्लियर करते हैं। और पॉइंट के साथ चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो यार, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑलवेज कम्प्लेक्स रिएक्शंस। ओके, तो ये याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो है तो वो किस तरह के रिएक्शन है, वो कम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब देखो, सिंपल रिएक्शन एंड कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, इसको अगर आपको जानना हो तो आप जाके सिंपल सा एनसीईआरटी का कुछ पैराग्राफ्स है उसको जो है देख लेना। ओके गाइज, एंड उसके बाद देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन वाइज जो क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में उसी के बारे में बात करूँगा, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, और जितना जल्दी हो सके आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। क्लियर गाइज, देखो यार कुछ ही पेज में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखो यार, मॉलिक्यूलरिटी, ये मेरा सेल्फ नोट है, बहुत ही अच्छा नोट है, मैंने मतलब बहुत ही हार्डवर्क करके बनाया है, तो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, मैं बता रहा हूँ अपने से। ओके गाइज, तो देख लो यार, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है उतना कुछ नहीं जानना, अगर जानना हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी देख लेना। मॉलिक्यूलरिटी देखो, तो मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता। देखो पॉइंट देखो, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और आइदर 3 हो सकता है, आइदर 3। क्लियर। एंड मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, और 4 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। फ्रैक्शन मतलब जैसे कि 3/2, 5/2, लाइक ओके 3/2, ये फ्रैक्शन हो गया ना, तो फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकता है, तो देखो यार, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, सिंपल। उसके बाद देखो, एक सिंपल सा पैराग्राफ है, और देखो ये क्या बोल रहा है। फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन जो है, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी इज मीनिंगलेस। कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन है, जो पूरा रिएक्शन है कम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो कम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ओवरऑल कुछ मॉलिक्यूलरिटी नहीं रहता है। ओके, तो आप जब कम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एक स्टेप आएगा। कम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे जो है क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं, क्लियर। तो उसमें एक स्टेप आता है जिसको कहा जाता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS। तो ये जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ना, इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होता है, देखो यार, इसका मॉलिक्यूलरिटी को ही किसके इक्वल माना जाता है, उस कम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है उसके इक्वल माना जाता है। मीन्स आपको अगर कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन दिया जाए और उसका मॉलिक्यूलरिटी पूछा जाए, तो आप सिंपल सा देखना कि उस कम्प्लेक्स रिएक्शन का जो भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, RDS होगा, उसका जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वही होगा उस कम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर। अगर कोई भी इंटरमीडिएट ना हो, अगर इंटरमीडिएट हो तो कैसे होगा, वो मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा। अगर इंटरमीडिएट होगा कम्प्लेक्स रिएक्शन में, मीन्स ये जो RDS है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है, उसके अलावा भी तो फिर एक तरीका है जिससे कि हम कम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं ये भी आपको बता दूंगा अगले वीडियो में जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। ओके, देखो दो एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं और आने के चांसेस भी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक मीडियम है, ये देखो एसिडिक मीडियम है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन सेम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, सिर्फ मीडियम चेंज हो गया तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन बहुत तरह का होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा कुछ रिएक्शंस हैं। तो इस इन रिएक्शंस का अगर डेफिनेशन जानना हो, सिंपल सा, पहले एनसीईआरटी जो है तो उसको रीड कर लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि ये वीडियो क्या है, सिर्फ मैं क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है वो मैं बता रहा हूँ, और क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं सिर्फ उसी को मैं डिस्कस करूँगा। क्लियर। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है,
मिल जाएगा एनसीईआरटी में, बहुत ही बड़ा बड़ा पैराग्राफ में दिया हुआ है। मैंने शॉर्ट नोट की तरह बहुत ही अच्छे से आपके लिए ये मैं लेके आया हूँ, तो यार अच्छे से देखो यार। एंड उसके बाद देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना, उसके जो है 3 फार्मूलाज याद रख लेना, जिसमें से एक ही फार्मूला है, उसके बाद जो है वो इधर उधर से करके आता है। देखो द मेन फार्मूला इज के इक्वल्स टू कितना, ये नॉट माइनस ए टी बाई टी। क्लियर। अब देखो ए नॉट क्या होता है, ए टी क्या होता है, ये सब जो है, तो ये सब आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना, हो जाएगा। ओके कि मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ये होता है जो कंसेंट्रेशन ऑफ द, देखो कंसेंट्रेशन होता है ना कोई भी रिएक्टेंट का, तो अब अगर रिएक्शन शुरू हो जाए तो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में बदलने लगेगा। तो ये जो ए नॉट है, ये है टी इक्वल टू ज़ीरो टाइम में कितना रिएक्टेंट था, एंड ए टी है जो टी टाइम बाद, रिएक्शन स्टार्ट होने के टी टाइम बाद कितना रिएक्टेंट अभी बचा है। क्लियर। तो उसी को यहाँ पर माइनस करके टी जो है दिस इज़ द टाइम। क्लियर। तो और के जो है तो ये एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। देखो यार ये सब कुछ नहीं है, सिंपल सा मैं सिर्फ फार्मूला वाइज बता रहा हूँ। अगर आप एनसीईआरटी रीड कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, एकदम इजीली सब कुछ हो जाएगा। क्लियर। टी हाफ का फार्मूला कैसे निकाले यार, कुछ नहीं, ए टी के जगह में ए नॉट बाई टू बैठा दो, ए टी के जगह में ए नॉट बाई टू बैठा दो, तो क्या होगा, तो टी हाफ आ जाएगा कि हाफ टाइम में कितना हुआ है, तो देख लो यार, तो ये फार्मूला आ जाएगा। उसी तरह से आप ए टी के जगह में अगर जीरो कर दो तो टी 100% आ जाएगा कि आपका पूरा ही क्या हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो अभी कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद देखो यार, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मेन जो फार्मूला है के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी, जहाँ की के है रेट कांस्टेंट, ए नॉट है टी इक्वल टू ज़ीरो टाइम, अभी भी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है उस टाइम रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, एंड ए टी है टी इक्वल टू टी टाइम, मतलब टी टाइम बाद जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और टी क्या है, टाइम है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ग्राफ्स है जिसको आपको अच्छे से देख लेना है, जो कि एनसीईआरटी में ही है। क्लियर गाइस। फर्स्ट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, मतलब ए टी के बारे में ही यहाँ बात किया जा रहा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ, ये जो है ना, ये जो बात किया जा रहा है यहाँ पर, ये ए टी के बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में, ए टी। तो ए टी वर्सेस टी, उसके बाद टी हाफ वर्सेस ए। क्लियर गाइस, मतलब जो कंसेंट्रेशन ए है, उसके बाद जो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, आप पढ़े होंगे, वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ ए। क्लियर गाइस। तो ये आपका 3 ग्राफ्स है जो आपको देख लेना है एनसीईआरटी में। क्लियर गाइस। उसके बाद देखो हम अब जाते हैं दूसरे पेज में। क्लियर गाइस। द सेकेंड पेज देखो यार, जो है आपका यूनिट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं क्यों बता रहा हूँ देख लो यार, सिंपल है। ओके, क्यों मैं बोल रहा हूँ सिंपल, पहले तो देखो यार, कोई भी अगर मतलब कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, कोई भी रिएक्शन का अगर निकालना चाहते हो यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ, मोल लीटर माइनस वन, ठीक है, टू दी पावर, देखो जैसे फर्स्ट ऑर्डर का निकाल रहे हो, टू दी पावर 1 माइनस एन टाइम माइनस वन। क्लियर गाइस। तो ये जो है ना, ये इससे आपको क्या होगा, किसी भी रिएक्शन का जो है आपको पता चल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, कुछ भी रिएक्शन हो तो मोल लीटर माइनस वन टू द पावर 1 माइनस एन, और टाइम इनवर्स। अब एन क्या है, एन है जो भी रिएक्शन होगा। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एन इक्वल टू 1 बैठा देना, अगर सेकेंड ऑर्डर है तो एन इक्वल टू 2, अगर थर्ड ऑर्डर है तो एन इक्वल टू 3, जो भी हो, जीरो ऑर्डर होगा तो ऐसे ही देखो आपका रेट ऑफ रिएक्शन का। तो ये तो बाद का है, अभी देखो हम बात कर रहे हैं जो हमने पढ़ा के हमने पढ़ा ना यार, तो के जो है रेट कांस्टेंट, तो उसका यूनिट कितना होगा, तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन। देखो के का यूनिट और आर का यूनिट, कैपिटल आर का यूनिट जो मैंने अभी बताया, तो दोनों का यूनिट सेम होता है, सेम होता है, बट कंडीशन है यार, ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही होगा। क्लियर गाइस, ये याद रख लेना। इसीलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, आर इक्वल्स टू, मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आर वेडिजस टू आर जो है वो एक के ऊपर ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल, मतलब कंसिडरेशन ऑफ ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर इक्वल टू के ए नॉट। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है।
देखो इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जितने भी इसका एग्जांपल है, जितने भी क्या होते हैं रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला K = 2.303/T log A/A-6। ओके, अब ये जो है ना, ये सब जो है ये कुछ नहीं है। अगर आप क्या करो तो इधर देखो, ये A T A0, तो A क्या है, A0 है, A-X AT है। ठीक है, यहाँ पर ये जो A है ना, ये ही A क्या है, तो A0 है, और ये -X जो है ये AT है। ठीक है, इसको आप क्या करना, लॉग को ln के फॉर्म में लाना, तो देखना ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। ये दोनों इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है। अगर आपको लगे तो मुझे बताना, मैं आपको जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है उसमें दे दूंगा, आप अगर पूछते हैं, या फिर आप को मैं अगली जो वीडियो है तो वीडियो बनाकर भी दे दूंगा। तो अच्छा होगा कि टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर कुछ भी पूछेंगे तो अच्छा होगा मुझे भी देने में। ओके गाइस, उसके बाद तो और ये भी, ये जो है ना ये है बेसिक। ओके, और इससे ही जो है उठकर आया है ये सब जो है। ठीक है, तो देखो यार, अब हाफ लाइफ, अब ये जो रिएक्शन है इसको याद रख लेना, क्योंकि सब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस इस फॉर्मूला में हो जाएंगे। K = 2.303 log A/A-6। अब ये जो रिएक्शंस है ln AT/A0 = -KT AT = A0, देखो ये तीनों जो है इक्वेशन, तो तीनों ही सेम है, लेकिन कैसे आया है, कौन सा इक्वेशन से कौन सा, ये अगर आपको लगे तो मैं बाद में आपको बता दूंगा। मैंने बोल दिया ये क्लियर गाइस, इसमें थोड़ा मैथ है इसीलिए मैंने यहाँ नहीं दिया। क्लियर गाइस, तो देखो उसके बाद हाफ लाइफ जो जानना है, हाफ लाइफ हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, यहाँ भी हम पढ़ेंगे। तो हाफ लाइफ, अगर यहाँ पर हाफ लाइफ जब भी आप निकालो AT के जगह में A0/2 बैठा दो। क्लियर गाइस, तो हाफ लाइफ आपका निकल जाएगा। देखो हाफ लाइफ इसको याद रखना है। ओके गाइस, और इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है ये याद रख लेना, और कुछ नहीं। ओके, ये जो इक्वेशन है AT = A0 e⁻ KT, विलहेल्मीज इक्वेशन इसे कहा जाता है। ओके, देखो यार, अगर हम T 100% निकाले ये रिएक्शन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो T 100% में क्या करना पड़ेगा, X के जगह में हमें क्या करना पड़ेगा, 0। तो x के जगह में अगर 0 बैठाओगे, AT अगर 0 हो जाएगा A-, ओके, तो क्या होगा यार, AT अगर 0 हो जाएगा तो आप तो समझ ही सकते होंगे, तब तो क्या मतलब घोटाला हो जाएगा, log 1 हो जाएगा। और log 1 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर गाइस, log 1, तो आप समझ, सॉरी, आप देखो यार अच्छे से देखो यार, देखो जब भी यार T 100% की बात करें तो T 100% कब होगा, तो ये आप मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताया था ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सिंपल सा मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पर ये इक्वेशन आप छोड़ दो, आप ये इक्वेशन में आओ जिसमें मैंने बताया कि विलहेल्मीज इक्वेशन। तो यहाँ पर आप क्या करो, तो क्या हो गया यहाँ पर, तो AT जो है जब T 100% होगा तो मतलब जितने भी रिएक्टेंट है वो मतलब AT जो है, तो धीरे धीरे AT T टाइम बाद AT घटते एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, AT 0 हो जाएगा। तो e⁻KT क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e⁻KT अगर 0 होगा तो e⁻KT कितना होगा, तो इससे अगर हम निकालें तो T 100% इन्फिनिटी आता है। अगर आपको ये भी लगे कि निकाल के देना है तो मैं ये भी करके आपको दे दूंगा। क्लियर गाइस, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके जो मतलब क्वेश्चन क्लियर हो जाए, जो फार्मूलाज हैं तो उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यूनिट ऑफ के सिंपल है, तो मैंने अभी बताया मोल लीटर -1 1 - टाइम -1। इससे आप किसी भी रिएक्शन का के का यूनिट निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। सिर्फ एन के जगह में आपको जो भी होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर हो तो 1 बैठा दो, सेकंड ऑर्डर तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने 1 बैठाया और मेरा यूनिट आ गया टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का जो के है रेट कांस्टेंट, उसका यूनिट है ये। क्लियर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ग्राफ्स याद रखने हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A वर्सेस टाइम, ये आपको याद रखना है। क्लियर गाइस, सब ये 4 ग्राफ्स है, एलन वर्सेस, ये सब आपको जो है NCERT में मिल जाएगा। क्लियर, तो ये जो है लास्ट में आप देख सकते हो, लास्ट में जो ग्राफ है वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ आपका ग्राफ है। क्लियर गाइस, किसका, A का ग्राफ है, रेट ऑफ रिएक्शन का A इसका ग्राफ है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है आपको। क्लियर गाइस, एंड थर्ड में T हाफ के साथ कंसेंट्रेशन A का। ओके, उसके बाद देखो यार जो थर्ड है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेट द रेट। देखो रेट कांस्टेंट जो है ना, तो सिंपल से यहाँ पर T हाफ जो है,
तो टी हाफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए के साथ डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, तो जब भी टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने पढ़ा था टी हाफ इक्वल्स टू कितना होता है, A/2K, और यहाँ 2K जो है एक कांस्टेंट है, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हुआ, तो ए हुआ, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ। तो फर्स्ट कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये ग्राफ से ही हम बोल सकते हैं यार, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ से ही बोल सकते हैं कि हाँ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है एंड ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो स्लोप है, तो स्लोप कितना था इस रिएक्शन में, 1/2 के ये स्लोप है, तो स्लोप है 40 ये होता है स्लोप, आप जानते ही होंगे, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। तो इससे के का जो है जो वैल्यू है वो भी आ जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ग्राफ से, सिर्फ ग्राफ दिया रहेगा और उससे ही आपको पूछा जाएगा कि ये जो है ये कौन सा रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, एंड इसी से के का भी वैल्यू पूछ लिया जाएगा। क्लियर गाइस। देखो उसके बाद देखो यार कि जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हम बोले कि यार टोटल टाइम टेकन टू चेंज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, देखो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पहले 10 ग्राम था, अब हाफ लाइफ के बाद 5 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 2.5 हो गया, उसके बाद 1.25, उसके बाद 0.63। तो टोटल टाइम टेकन टू चेंज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 10 ग्राम टू, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको वहाँ पर सिर्फ देख के ही टिक करना होगा। इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप बार बार करके कैलकुलेशन करें, नहीं होता है उससे कुछ। ओके, होगा ही नहीं यार, आपका जो 3 घंटा में इसी में आपका 20 मिनट लग जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 10 ग्राम सब्सटेंस जो है वो 0.63 में कन्वर्ट हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो उसमें आपका जो है तो टी हाफ का वैल्यू दिया रहेगा और पूछेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो टी हाफ का वैल्यू तो वो दिया ही रहेगा, या फिर के का वैल्यू दिया रहेगा, टी हाफ आप निकाल लेना, टी हाफ इक्वल टू 0.693/K, इससे निकाल लेना। और टी हाफ से, या अब देखो यार कितना बार, तो 10 से 5 हुआ एक बार, 5 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो जितना बार जंप होगा ना तो उतना बार से टी हाफ को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइस, ये याद रख लेना। इस तरह का क्वेश्चन जो है अगर ना हो तो टेलीग्राम चैनल में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप दे सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा आपको। उसके बाद देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ये मैंने एक बहुत ही अच्छा एक ट्री बनाया है और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देख लो यार। देखो पहले क्या हुआ कि 100% रिएक्टेंट था, उसके बाद 50% हुआ, 25%, 12.5%, 6.25, तो जितना बार हुआ कि नहीं 100 से 50 हुआ मतलब टी हाफ, 50 से 25 फिर टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ करके हो रहा है। तो बार बार टी हाफ हो रहा है, लेकिन हम अगर यहाँ पर निकालें 100 से 50, टी 50%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ लिख सकते हैं। लेकिन टी 75% को 2 टी हाफ लिख सकते हैं, टी 7.5 को 90। देखो ये जो है ना ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको याद रखना ही रखना, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है कि इतना, मतलब जैसे कि आपको दे दिया कि टी हाफ का वैल्यू दे दिया और बोला कि जो रिएक्टेंट है उसका 75% जो 75% टाइम के बाद, मतलब 75% जो रिएक्टेंट है उसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो टी हाफ का वैल्यू अगर दिया होगा 2 × टी हाफ कर लेना। क्लियर, ऐसे ही ये जो है तो इस डेटा से भी क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है तो ये वाला टी 99%, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो 10 × टी हाफ होता है। क्लियर, क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कुछ करवा दूंगा तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्वेश्चन एम्स में बार बार आ चुका है, नीट में भी आ सकता है, इसको याद रख लेना। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म्स में अगर दिया हो तो यहाँ पर ये वाला यूज़ करना है, लेकिन ये ओनली फॉर गैसेस है, सिर्फ गैसेस। कोई भी रिएक्शन अगर हो तो गैसेस के लिए ये एप्लीकेबल होगा। XYZ ये टर्म क्या है, देखो यार ये अभी नहीं समझ आएगा, फिर भी जो है XYZ क्या है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। X जो है सम ऑफ द देखो सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक। देखो कोई भी रिएक्शन है तो उसमें यार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो रहेगा। लाइक जैसे कि समझो AX और ये गैस है, प्लस जो है समझो XA गैस है और YB ये भी गैस है, और उसके बाद क्या है Z है,
तो ZC ये भी क्या है, गैस है, तो सब गैस है। तो यहाँ पर अगर हम बोले तो अगर X निकाले तो X यहाँ पर देखो, ये जो रिएक्शन है ना, कहाँ गया रिएक्शन यार, तो रिएक्शन देखो, तो रिएक्शन में सिंपली क्या था, रिएक्शन में ये था कि X जो है, व्हाट इज X, X इज द वैल्यू ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इस रिएक्शन में अगर कहा जाए तो व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं बोलूँगा यस, Z इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर Y है, यहाँ पर X है, तो प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट Z माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्टेंट X प्लस Y क्या है, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स सिर्फ Z, और Z क्या है, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट का कितना है, X प्लस Y। क्लियर हुआ ना यार। तो अगर नहीं हुआ तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू तो मैं समझाऊंगा कि जितना भी आपका डाउट है क्लियर हो जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना, और उसमें मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं आप मैसेज करना, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस भी मैं आपके कुछ डाउट वाउट क्वेश्चंस हो तो वो भी मैं अभी जो है टेलीग्राम चैनल में, मतलब जितना फास्ट हो चुके आपको करके दे दूंगा। क्लियर गाइज, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आसानी होगी। तो देखो कॉलिजन फ्रिक्वेंसी जो होता है Z कॉलिजन फ्रिक्वेंसी, तो ये एक वैल्यू है, इसको याद रख लेना, NCERT से ही मैंने उठाया है, कुछ नहीं है, अगर पढ़े होंगे तो याद होगा। देखो ये अब दो टर्म आता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये पढ़ना जरूरी है। तो ये रिएक्शन का एनर्जी होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब एक जो एनर्जी, देखो थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी है ना, तो इसका एक फॉर्मूला आता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। मीन्स देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, प्रोडक्ट बनता है। क्लियर, तो प्रोडक्ट तो हर वक्त बनता है, ये बात सही, लेकिन यार यहाँ क्या होता है देखो कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है हम लोगों को, क्या करने के लिए, तो प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो ये जो एनर्जी हम दिए जिसे कि एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, और रिएक्टेंट का तो एक एनर्जी था ही, तो दोनों का सम को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब कोई भी अगर एक रिएक्शन हो उसको जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं मिलता तब तक वो रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, समझ गए ना यार। तो यहाँ पर दिया हुआ है ग्राफ से तो और भी अच्छा समझ आ रहा है कि यार देखो ये जो ER है ना, यहाँ पर आप अच्छे से देखो यार, ER जो है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी हमने दिया जो कि है, तो ER प्लस E फॉरवर्ड, तो यहाँ पर आ गया आपका देखो एक ट्रांजिशन, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ET, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट का एनर्जी EP है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, देखो एक ही चीज़ याद रखना यहाँ पर कि रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन एंडोडर्मिक हो सकता है, एक्सोडर्मिक हो सकता है। एंडोडर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या होता है रिएक्टेंट का एनर्जी कम होता है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट, बट रिएक्टेंट का एनर्जी कम होता है लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है आपके लिए, बहुत ही सिंपल। देखो एनर्जी किसका ज़्यादा है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से, यहाँ ग्राफ में भी दिख रहा है EP ER से ज़्यादा है। स्टेबिलिटी अगर देखें तो रिएक्टेंट का ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते ही होंगे एनर्जी जिसका ज़्यादा स्टेबिलिटी उसका कम। क्लियर गाइस, स्टेबिलिटी जिसका ज़्यादा एनर्जी उसका कम। ओके, और डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H होता है एंथैल्पी। देखो डेल्टा H का ये फॉर्मूला याद रख लेना, हर वक्त काम आएगा, E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड, जो कि एंडोडर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंडोडर्मिक रिएक्शन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है रिएक्टेंट का जो एनर्जी है, और उसके बाद भी एंडोडर्मिक रिएक्शन में एनर्जी देना पड़ता है। ओके गाइस, इसीलिए डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी जब देना पड़ेगा तब डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर, तो उसके बाद देखो रिलेशन बिटवीन, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंडोडर्मिक रिएक्शन में ये जो है ना, ये हर वक्त होगा कि EA ग्रेटर देन डेल H होगा, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एंडोडर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये कुछ नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उल्टा होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी किसका ज़्यादा है, रिएक्टेंट का ज़्यादा है एज कम्पेयर द प्रोडक्ट। देखो ER ज़्यादा है एज कम्पेयर द EP है, तो ER इज़ ग्रेटर देन EP, ये एक चीज़ है।
तो यहाँ पर लिखा भी है कि एनर्जी देखो रिएक्टेंट का ज़्यादा है प्रोडक्ट से, लेकिन जिसका एनर्जी ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी कम। तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा, प्रोडक्ट का ज़्यादा एज कम्पेयर द रिएक्टेंट। क्लियर ना। तो डेल्टा एच यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा ना यार। डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड किया जाए तो यहाँ ई फॉरवर्ड ज़्यादा है ना, ई बैकवर्ड ज़्यादा है। देखो ये वाला ई बैकवर्ड है इतना बड़ा है और ई फॉरवर्ड इतना छोटा है, तो ई फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो डेल्टा एच एक्सोथर्मिक ऑलवेज नेगेटिव। मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब एनर्जी और भी जो बनता है। जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, डेल्टा एच था पॉजिटिव, मतलब हम लोगों को एनर्जी दे के रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता था। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तब क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है और भी एनर्जी बनता है। क्लियर। तो इसीलिए डेल्टा एच नेगेटिव। अब डेल्टा एच ये सब जो है ना, ये 11th में है, कौन सा, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में, तो उसमें और भी अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अभी तो इतना ही समझ लो कि डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एनर्जी रिएक्टेंट को देना होगा प्रोडक्ट में बदलने के लिए या फिर रिएक्शन में देना होगा एनर्जी, और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट साइड में बनेगा, मतलब और भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ओके। अब देखो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें ई एच ज़्यादा भी हो सकता है, डेल्टा एच से कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो तीनों चीज़ हो सकता है ये, इसीलिए याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सिंगल स्टेप रिएक्शन ये कुछ नहीं है। अब देखो यार ग्राफ जो इम्पोर्टेंट है, तो देखो उसके बाद ये ग्राफ, एक ग्राफ है यहाँ पर, तो उसको ये यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखा था, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम जो है यहाँ से आते हैं, इसीलिए ये ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम अगर आपको लगे तो फिर से मैं टेलीग्राम चैनल में अगर दे दूँगा, आप अगर पूछते हैं, मैसेज अगर करते हैं। क्लियर। जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लेना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखो आर ओ आर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट फर्स्ट, देखो रिएक्टेंट का नेचर जो है तो फिजिकल स्टेट, साइज एंड आल्सो केमिकल नेचर। क्लियर गाइस, ये सब जो है ये नेचर हो सकता है, कंसेंट्रेशन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। दे ऑल आर द इफेक्ट। देखो ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ क्या कर सकता है, आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है। क्लियर। जैसे कि टेम्परेचर, कोई रिएक्शन है जिसमें कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगेगा, या फिर प्रेशर घटाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगा, मतलब रिएक्शन धीरे धीरे होने लगेगा। मतलब ये सब अगर हम चेंज करते हैं, अगर प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, फिजिकल स्टेट, साइज, केमिकल नेचर, जितने भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है ये सब चेंज करते हैं तो रिएक्शन का जो रेट है वो घट जाएगा, रिएक्शन जल्दी होने लगेगा, या फिर रिएक्शन का रेट वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके। कुछ भी हो सकता है। फॉर एवरी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, इसीलिए मैंने यहाँ पर दिया है कि एवरी 10 डिग्री अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, कोई भी रिएक्शन हो रहा है 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ किए, 2 to 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन जनरली 2 टाइम्स ही लिया जाता है, तो 2 टाइम्स ही। ओके। तो जैसे कि समझो एक क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा इससे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास एक, कि एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में क्या हुआ, रेट था, समझो पहले रेट था 10, उस और अभी क्या हुआ, अभी हमने 100 डिग्री इंक्रीज़ कर दिया टेम्परेचर, और पहले 0 डिग्री था। तो देखो कितना बार इंक्रीज़ हुआ, 0 से 10, 10 से 20 से 30 से 10 टाइम्स हुआ। तो 10 टाइम्स अगर हुआ तो अभी एक बार 10 डिग्री इंक्रीज़ होने से 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज़ होता है। तो पहले 10 था तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसे करके मल्टीप्लाई करते रहना, और आपका जो है 2 to the power 10 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए फिर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। क्लियर गाइस। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा एंड पिन भी कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, एंड जो PDF है वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा वहीं पर, अगर आप चाहते हैं, अगर आप ज्वाइन करके मैसेज करते हैं तो। क्लियर। उसके बाद देखो ये वैल्यू ऑफ इनिशियल स्टेप, देखो उसके बाद जो देखो, हाँ तो ये कुछ नहीं है। तो ये एक पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ इनिशियल स्टेप रिएक्शन इज़ नॉट, अगर कुछ भी गिवन ना हो कि कोई रिएक्शन है
और रिएक्शन में बोल दिया कि सिर्फ कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे कितना इंक्रीज़ होगा, और कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया है तो 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर होता है वो आपको मान लेना है। क्लियर गाइज। और कुछ ना अगर गिवन हो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा या 3 टाइम्स, तो जनरली जो माना जाता है, मैंने अभी कहा कि 2 टाइम्स माना जाता है। 2 टाइम्स मान के ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना, बस क्वेश्चन सॉल्व है यार, डोंट वरी। एक्टिवेशन एनर्जी देखो, तो एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसा टाइप का एनर्जी होता है जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इंटरेस्टिंग थिंग है यार, इट इज़ इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने पढ़ा अभी ई ए पढ़ा था ना, पिछले पिछले वाला ग्राफ में, याद है यार, ई ए जो पढ़ा है, ये देखो ये देखो ये देखो ई ए, तो ये जो है ना, ये टेम्परेचर ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ाओ घटाओगे घटाओ, इसका कुछ नहीं जाता यार, इसका कुछ नहीं जाता, जो भी करो। हाँ, लेकिन ये इसमें इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा कब, जब तुम कैटलिस्ट दोगी। तो कैटलिस्ट जब दोगे तो यार तुम कुछ भी, कोई भी कैटलिस्ट दे सकते हो, तुम नेगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट दे सकते हो। अगर तुम पॉजिटिव कैटलिस्ट देते हो तो ये जो है तो वो बढ़ जाएगा, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट देते हो, अगर रिएक्शन को घटाना चाहते हो, तो ऐसे ही ये जो है ना वो क्या हो सकता है, आपका डिपेंड करता है कैटलिस्ट के ऊपर। इसीलिए तो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना यार, रिएक्शन का रेट को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने के लिए। क्लियर। उसके बाद देखो, डिपेंडेंट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट जो कि हमने के पढ़ा था, के टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो इसके लिए एक इक्वेशन है जिसको हम अरहेनियस इक्वेशन कहते हैं, के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे आते ही हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर गाइज। देखो यहाँ पर ए जो है उसको अरहेनियस कांस्टेंट कहा जाता है या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहा जाता है। क्लियर है ना। टी इंक्रीज करोगे तो के इंक्रीज होगा, टी इन्फिनिटी होगा तो के इक्वल्स टू ए हो जाएगा, और ए क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट है, और टी जब इन्फिनिटी होगा तभी के का वैल्यू मैक्सिमम होगा जो कि ए के इक्वल होगा। बोल्ट्जमैन फैक्टर एफ इक्वल्स टू, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ याद रखने का एक चीज़ है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई, मतलब ये कुछ नहीं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी। तो ये जो एफ है तो इसके बारे में है बोल्ट्जमैन फैक्टर, इसका उतना कुछ है नहीं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी नहीं आता, छोड़ दो यार। उसके बाद देखो यार, ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन जो हमने पढ़ा अभी, के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, देखो यार ये जो इक्वेशन हमने पढ़ा ना अभी, ये इंपॉर्टेंट है, आर्हेनियस का इक्वेशन, के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई टी। इसको अगर हम तोड़े तो देखो, इसको तोड़ने के बाद ये आएगा एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई टू द पावर, ये आएगा, ठीक है, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ए बाई आर टी आएगा। क्लियर। उसी तरह से इसको और भी तोड़े, एल एन को अगर लॉग में कन्वर्ट करें तो लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी आएगा। देखो इसको अगर क्या किया जाए, अगर हम दो इक्वेशन मान ले, एक लॉग के ए वन इक्वल्स टू लॉग ए वन बाई 2.303 आर टी वन, और एक इक्वेशन लॉग के टू इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए टू बाई, मतलब दो इक्वेशन, तो दो इक्वेशन, ये देखो यार, दो इक्वेशन कब आएगा, जब दो अलग अलग टेम्परेचर में हम लोगों को बोलेगा रेट कांस्टेंट का रेशियो निकालो। तो एक बार T1 टेम्परेचर, एक बार T2 टेम्परेचर चेंज कर दिया, तब क्या फ़र्क पड़ेगा रेट कांस्टेंट में, वो निकालने बोला है। जबकि ई ए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता है, हमने अभी पढ़ा था एक लाइन, तो ये तो चेंज होगा ही नहीं। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है। ओके गाइज, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका, तो इसको भी याद रख लेना, ये क्वेश्चन मैंने देखा था इसीलिए यहाँ पर दिया है। टाइम इंटरवल फार्मूला, इससे भी एक क्वेश्चन आया है कि यार इतना टाइम से इतना टाइम के अंदर एक रिएक्शन, मतलब पहले T1 टाइम में जो रिएक्शन का रिएक्टेंट था तो उसका कंसंट्रेशन 81 था, एंड T2 टाइम में 82 था। तो जो ये जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल सिर्फ आपको दिया जाएगा और आपको निकालने बोलेगा कि व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब सिर्फ टाइम इंटरवल की T1 टाइम में रेट जो रिएक्शन का रेट जो कंसंट्रेशन था, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन 81 था और T2 टाइम में 82 था। तो यार के का वैल्यू निकालो उस रिएक्शन का। अब कौन सा रिएक्शन है ये,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? तो देख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये आप यहाँ पर ये लगा देना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, आप AT1 इक्वल्स टू R1 लिख सकते हैं, AT2 इक्वल्स टू R2 लिख सकते हैं, है। तो इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप जानते होंगे, देखो हरी जो भी रिएक्शन है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K इंटू ए होता है, जिस जैसे, तो ये फर्स्ट, ये क्या हो गया, तो ये हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन ए के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं ना करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो है, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ए के ऊपर डिपेंड करता है, आर जो है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर अगर के इक्वल्स टू ए हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा, इसीलिए हम ए के जगह में R1 लिख देते हैं, AT1 की जगह में, AT2 की जगह में R2 लिख देते हैं, तो इक्वेशन ये हो जाएगा। क्लियर है ना गाइज? तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद देखो यार, जनरल इंटीग्रेटेड इक्वेशन, कोई भी अगर आपको बोले कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ, तो जो भी ऑर्डर का रिएक्शन बोले उसके लिए अगर आपको फार्मूला चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, कुछ भी हो, अगर आप सभी फार्मूला भूल जाए तो भी एक ये जो है रामबाण फार्मूला है कि इससे आप सिर्फ एन का यहाँ पर वैल्यू बैठा दे तो आपको हो जाएगा। एन का वैल्यू 1 बैठा दो, एन का वैल्यू यहाँ पर अगर देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए ये नहीं, वही याद रखना, अच्छी बात होगा। तो बाकी फर्स्ट ऑर्डर के बाद जो भी रिएक्शंस है ना, तो ग्रेटर देन फर्स्ट का ही आप अच्छा होगा आपके लिए ये रिएक्शन। एन का वैल्यू अगर 2 हो, एन का वैल्यू अगर 3, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन हो उसके लिए ये एक अच्छा फार्मूला है। तो क्या फार्मूला है, KT इक्वल्स टू 1/n-1 इंटू 1/a-x⁴n-1 माइनस 1/a⁴n-1, ओके। एंड ये यहाँ से आप टी हाफ का वैल्यू भी निकाल सकते हो ये इक्वेशन में, और टी हाफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a⁴n-1, ओके। अब ये क्या होता है, मैंने बार बार बोला था कि रिएक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तब जो कंसंट्रेशन है वो ए है, और a-x क्या है, देखो x क्या है, और देखो AT होता है ना, AT, तो x समझो कि a जो है, तो a है अभी, मतलब जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वो वाला अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था रिएक्शन, वो वाला अब जब स्टार्ट हो चुका है तो कुछ देर बाद क्या होगा, a-x होगा, उसी को यहाँ पर AE हम बोलते थे, यहाँ AT नहीं a-x लिखा गया है। क्लियर? तो चलो यार, जो है हम लोगों का अब क्या होता है, तो चैप्टर होता है ख़त्म, चैप्टर ख़त्म, खाना हजम, सब कुछ हो गया यार। तो अगली वीडियो में मैं जितने भी हो सकता है क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा। और हाँ, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ लगे कि नहीं पूछना है, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा आपको, जो भी डाउट है, क्वेरी है, जो भी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज़, बाय एंड स्टे विद दिस चैनल गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, बाय।